जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए क्लासेस ले रहे थे और हमने प्रतिशत के 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी ये रहेगी प्रतिशत की तीसरी क्लास। ठीक है, आज हम करेंगे चीनी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड और आपके इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में उसको सोल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चीनी के मूल्य में 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी हो जाती है और खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है, तो बताना है कि कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है और 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8 अगर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। चीनी का मूल्य पहले 7 रुपए किलो थी चीनी, अब 1 बढ़ जाती है, यानी अब चीनी का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, खपत का मतलब है पहले 8 किलो चीनी यूज करता था परिवार, अब यहाँ पर कमी हो जाती है तो 7 किलोग्राम अब चीनी की खपत होगी। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, जो कटते हो तो इसको काट भी सकते हैं, इस तरीके से ये कट जाते हैं यानी कि 0। तो इसका मतलब कह सकते हैं कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च दोनों 15% बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने 100 मान लेना है। यहाँ पर उसकी कुल आय 100 रुपए है, ये है उसकी इनकम 100 रुपए। यहां से कहता है 60% भाग वो खर्च कर देता है, यानी 100 का 60% करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ये है उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो इसका मतलब 60 रुपए अगर खर्च कर देता है 100 में से, तो 40 रुपए उसकी क्या हो जाती है, सेविंग आ जाती है। ठीक है, अब कहता है 15% उसका आय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, तो आय यहां से 15% बढ़ा देंगे तो आय अब कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम 115 रुपए इनकम हो जाती है और उसका जो खर्च है वो भी कितना 15% बढ़ा दिया जाता है। तो इस 60 का 15% कितना बढ़ेगा, 9। तो 9 रुपए इसमें बढ़ा देंगे तो 69 क्या आ जाएगा, ये उसका अब क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर नया खर्च ही आ जाता है। ठीक है, देखो 115 रुपए आय है अब और 69 रुपए उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च कर देता है, तो इसका मतलब सेविंग कितनी करता है वो, 46 रुपए की सेविंग करता है। तो सेविंग यही बताना है सवाल में, बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। पहले 40 रुपए सेव करता था, अब वो क्या करता है 46 रुपए सेव करता है, तो 6 रुपए यहाँ पर इजाफा हो जाता है, 6 रुपए बढ़ जाती है सेविंग। तो कितने रुपए पर पहले कितनी थी, 40 रुपए सेविंग थी, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो यहाँ से गुणा में 100 कर देना। तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और 5 6 का 2 से काट देंगे, 2 3 6 3 5 15, 15% बढ़ जाएगी उसकी सेविंग, ये आंसर बन जाएगा। किसी व्यक्ति के कुल खर्च और उसकी बचत का अनुपात 3:2 है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह है ये क्वेश्चन, लेकिन रेशो में दे रखे हैं। रेशो वाले क्वेश्चन को हम इजी वे से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखो। एक्सपेंडिचर दे रखा है और खर्च का और सेविंग का जो रेशियो हो वो 3:2 दे रखा है, इस तरीके से लिख लेंगे। 3 रुपए खर्च करता है, 2 रुपए वो सेव करता है, तो इसका मतलब 5 रुपए उसकी क्या है, इनकम है। अपने हिसाब से हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए इनकम जो है उसकी कितनी मान लेंगे, 500 रुपए मान लेते हैं। 500 रुपए में से 300 रुपए वो क्या कर देता है, खर्च करता है, और 200 रुपए क्या करता है, सेविंग कर लेता है। अब क्या कहता है, 16% उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है 16% की, तो 500 का 16% हो जाएगा 80, तो अब उसकी इनकम हो जाएगी 580 रुपए, ये नई इनकम आ जाएगी। और उसका जो खर्च है वो कितना 8% बढ़ोतरी हो जाती है, तो 300 का 8% कितना हो जाएगा 24, तो इसमें जोड़ देंगे तो 324 रुपए क्या हो जाएगी, उसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये नया खर्च आ जाएगा। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 580 रुपए उसकी इनकम है, 324 रुपए वो खर्च कर देता है, तो 256 रुपए यहां से क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, ये नई सेविंग है। तो पहले 200 रुपए बचाता था, अब 256 रुपए बचाता है, तो 56 रुपए उसने क्या किए हैं, बचाए हैं। और पहले उसके थे कितने 200, तो कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है यहाँ पर सेविंग में पता चल जाएगा। 2 से काट देना, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28% उसकी सेविंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ये आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी कुल आय 13,500 रुपए में से 4500 रुपए सेव करता है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, रेशो में कन्वर्ट करके इसको निकालेंगे। 13,500 रुपए उसकी क्या है, इनकम है, ये तो है उसकी इनकम, और इसमें से वो 4500 रुपए क्या कर लेता है, वो सेव कर लेता है, ये सेविंग है। तो इसका मतलब 9000 रुपए वो क्या करता है, वो खर्च कर देता है, ये एक्सपेंडिचर है। रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या है, 2 रुपए वो खर्च करता है, 1 रुपए सेव करता है, तो कुल उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, 3 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, इनकम। अब इसको अपने हिसाब से मान लेंगे, 3 को हम 300 मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, ये तो है उसकी इनकम 300 रुपए, और 300 में से वो क्या कर देता है, खर्च करता है 200 रुपए, ये एक्सपेंडिचर है, और 300 में से वो 100 रुपए क्या कर देता है, सेव कर लेता है,
ये उसकी सेविंग है 100 रुपए की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, उसका इनकम जो है 14% क्या हो जाता है, आय बढ़ जाती है, तो इसका 14% निकालेंगे तो 14 या 42, 342 रुपए क्या हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी, ये नई इनकम आ जाएगी। और उसका जो खर्च है वो 7% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका 7% निकालेंगे 200 का, तो 7 दूनी 14, तो 214 रुपए क्या हो जाएगा उसकी, अब ये हो जाएगा इन एक्सपेंडिचर, खर्च। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 342 रुपए वो क्या करता है, उसकी इनकम है, 214 रुपए खर्च कर देता है, तो 128 रुपए क्या करता है, वो सेव कर लेता है। 100 रुपए उस पहले सेव करता था, अब 128 कर देता है। कितना चेंज आया है, 28 रुपए बढ़े हैं, पहले सेविंग 100 रुपए थी, कितने प्रतिशत है, तो 28% उसका आंसर आ जाएगा। उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 28% बढ़ जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आसान करते हुए आपने हल करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये प्रतिशत के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 30% बढ़ोतरी हो जाने के कारण चीनी के लागत और खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च बराबर रहे। 100 रुपए किलो मान लेते हैं चीनी थी, 100 रुपए किलो चीनी का मूल्य है और 100 रुपए की ही खपत होती है। ये खपत भी कितनी है, 100 रुपए की ही खपत होती है और चीनी का मूल्य अब 30% बढ़ जाता है, यानी कि अब मूल्य हो जाएगा चीनी का 130 रुपये पर केजी का चीनी का मूल्य हो जाएगा। देखो, खर्च बराबर रखना है और खपत में कमी तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले आप 100 रुपए की चीनी लेते थे दुकानदार से, भी 100 रुपए की चीनी दे दे और 1 किलोग्राम आपको दे देता था। अब आप दुकानदार के पास जाते हुए मुझे चीनी दे दे 100 रुपए की, क्योंकि उसने क्या करना है, खर्च बराबर रखना है। तो वो क्या कहेगा दुकानदार, चीनी का मूल्य 130 रुपए किलो हो चुका है, तो वो कितनी कम देगा आपको, कितने रुपए की कम देगा, वो देगा 30 रुपए की कम। कितना है मूल्य अब चीनी का, 130। तो कितने प्रतिशत खपत में कमी होगी, तो यहां से प्रतिशत निकाल सकते हो। इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 23 सही 1/13% क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ये आंसर बन जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चीनी के मूल्य में 30% बढ़ोतरी हो जाने के कारण एक महिला 520 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ाया गया मूल्य बताना है प्रति किलोग्राम। देखो, 30% की बढ़ोतरी हुई है, इसको ध्यान से समझना। 30% की जो भी बढ़ोतरी होगी या कमी होगी वो ऊपर लिखेंगे। 30% बढ़ा है रेट, तो यहाँ लिखेंगे 30 और बटे में करेंगे 100% में बढ़ा देंगे 30, कितना हो जाएगा 130। अगर यहाँ पर 30% कमी हो जाती तो हम ऐसे लिख देते 30 की कमी हुई है, टोटल 100 में से 30 माइनस करके नीचे लिख देते 70। इस तरीके से यहां गुना करेंगे, ऊपर 520 रुपए में कम या ज्यादा जितनी भी खरीद पाती है वो नीचे लिखेंगे। कितने किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो यहाँ लिखेंगे 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। सेब, संतरे, अंडे कुछ भी दे सकता है वहां पर, यहाँ पर लिखेंगे जो भी कम या ज्यादा खरीद पाती है, जितने रुपए में ऊपर लिख देंगे। ये आ जाएगा पहले का भाव, यानी कि पहले का मूल्य आ जाएगा। यानी इसको काट देना तो हो जाएगा 13 चौका 52, 0 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है। ये आ जाएगा आंसर। वास्तविक मूल्य ये है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, और बढ़ाया गया मूल्य पूछे, वर्तमान मूल्य पूछे, तो वर्तमान मूल्य चीनी का 30% बढ़ा है। तो 10 रुपये वर्तमान का भाव निकालना है, तो पहले भाव होता 10 रुपये प्रति किलोग्राम, अब 30% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा गुणा में डायरेक्ट 130/100, 0 से 0 ये हो जाएगा 13 रुपये प्रति किलोग्राम। अब जो चीनी का रेट है वो कितना है, 13 रुपये प्रति किलोग्राम है, और पहले कितना था रेट, 10 रुपये प्रति किलोग्राम था। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा ना जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और इसकी 5-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कुल मतों का 20% भाग इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिलते हैं और वह 800 मतों से जीत जाता है, तो कुल वोट कितने थे ये ज्ञात करना होता है। हम कुल वोटों की संख्या हमेशा 100 मान लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कुल वोट है 100, इन 100 वोटों में से 20% इनवैलिड हैं, तो 20% अगर इनवैलिड है तो ये कम कर देंगे तो 80 वोट आ जाएंगे, जो कि क्या है, वैलिड वोट है, वैध मत है। अब क्वेश्चन में दे रखा है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिलते हैं। ध्यान रखना, यहां पर सवाल में कई बार दे देता है वैध मतों का इतने प्रतिशत मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या रखा है कुल मतों का 48% मिलते हैं, तो 100 का 48% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 वोट मिले हैं जीतने वाले को, विजेता उम्मीदवार को। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, ये 48 इसमें से कम कर देंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3। इसको ये है लूजर और ये है विनर, विजेता उम्मीदवार ये। तो ये कितनी वोटों से यहां जीता है हम देखते हैं, तो ये कितने वोटों से जीत गया है, 6 और 1 हो जाएगा 16 वोटों से जीता है। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है कितनी वोटों से जीतता है, 800 वोटों से जीतता है, तो 16 5 80,
एक यूनिट की वैल्यू 50 आ जाती है, तो कुल वोट बताने हैं कितने हैं, तो इसको क्या करेंगे, 100 मानना था, इसको भी 50 गुना कर देंगे तो 5000 वोट आ जाएंगे कुल वोट। इस तरीके से निकालेंगे सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कुल मतदाताओं का 20% वोट डालने ही नहीं जाते, तो कुल वोट हम मानेंगे 100। ये कुल वोट है, 20% वोट डालने नहीं जाते, इसको कम कर देंगे तो इसका मतलब 80 वोट पड़ी है, और 80 में से भी क्या होती हैं, 12 सही 1/2% क्या है, अवैध है, इनवैलिड है, तो इसका मतलब होता है 1/8। तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा, 10। तो ये जो 10 है ये इनवैलिड है, तो ये हो जाएंगे वैलिड वोट 70। ये है वैलिड, वैध मत कितने हैं, 70 है। और विजेता उम्मीदवार को मान्य मतों का, मान्य मत होते हैं वैलिड वोट का 60% मिलता है। अब की बार देखो, पिछले क्वेश्चन में था कुल वोट का, अब की बार वैलिड वोट का 60%, तो इस 70 का 60% आ जाएगा, 42 वोट इसको मिल जाती है। तो जीतने वाले को, ये है विनर, और इसको लूजर को कितनी मिलती है, इसको मिलेगी 28 वोट। ये क्या है, लूजर है। ठीक है, ये कितने वोटों से जीता है, ये जीता है 14 वोटों से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वोटों से जीता है, 560 वोटों से जीता गया है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू 14 चौका 56, इस तरीके से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कुल वोट 100 थे, तो इसको भी हम 40 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4000 कुल वोट आ जाएंगे। इस तरीके से निकाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा। कुल वोट कितनी है, 4000। कुल वोट हमने मानी थी 100, 20% यहाँ पर डालने नहीं गए तो 80% डालने गए हैं, और 12 सही 1/2% इनवैलिड है, यानी कि 10 वोट इनवैलिड है, ये बचेगी वैलिड वोट। वैलिड वोट का 60% मिलता है विजेता उम्मीदवार को, तो इसका 60% निकाल दिया तो 42 वोट इसको मिल गई, तो 28 वोट इसको मिली है। हारने वाले को कितने वोटों से जीता है, 14 वोटों से जीता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखे हैं कि 560 वोटों से जीता है, तो 14 चौका 56, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। तो यहां से कर देना इसको, कुल वोट हमने 100 माने थे, तो इसको 40 गुना तो कुल वोट क्या आ जाएंगी, 4000। एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में, 20% इंग्लिश में और 16% दोनों विषयों में फेल होते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है यदि 284 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से भी हल कर सकते हैं, और एक तरीका मैं बताता हूं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसका छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 100 माइनस ए प्लस बी और ये माइनस सी। इसका मतलब क्या होता है, ये समझो। देखो, 100 माइनस ए का मतलब यहां पर है कितने फेल हुए हैं, 25% फेल हुए हैं गणित में। तो मैथ में 25% फेल हुए हैं, तो ए की वैल्यू यहां लिखेंगे 25%। और इंग्लिश में कितने फेल होते हैं, 20%, बी की वैल्यू लिखेंगे 20%। और माइनस सी का मतलब है दोनों विषयों में फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, ये हुए हैं 16%, दोनों में फेल हुए हैं, तो यहां लिखेंगे 16। इस तरीके से अब इसको सोल्व कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में पास कितने परसेंट विद्यार्थी हुए हैं, यहां से निकल के आएगा 25 और 20 कितना, 45, और 45 में से 16 माइनस करेंगे तो बनेगा 29%, और 100 में से 29 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 71%। ये दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी हैं 71%, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि 284 विद्यार्थी पास होते हैं। 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में कर देंगे 71, और 100% कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है, तो गुणा में कर देना 100, ये कट जाएगा 4 पर, 4 एकम 4, 4 7 28, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400। इस तरीके से क्वेश्चनों को हल करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, छोटा सा ये फार्मूला याद रखना है, 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। यहां पर क्या करना है आपने, गणित में फेल, और यहां रख दिया इंग्लिश में फेल, और यहां पर दोनों विषयों में फेल। अगर यहां पर पास रख देते ना, ए में रख देते, यहां पर जैसे मान लीजिए 25% पास हुए हैं गणित में, मैथ में पास हुए हैं, और 20% पास हुए हैं इंग्लिश में, और दोनों विषयों में पास हुए हैं 16%। तो इसका मतलब जो यहां से 100 में से 29% माइनस करते, और ये जो 71 आता है, ये दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत आ जाता है। इस बात का ख्याल रखना है। यहां पर अगर फेल का आंकड़ा रखोगे ना तीनों में, तो आएगा पास प्रतिशत का। अगर पास प्रतिशत रखोगे एक विषय में, दो विषय में, फिर दोनों विषयों में पास, तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से आंकड़ा। फेल प्रतिशत आपको पता चल जाएगा 71%। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, इस फार्मूले को याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।